यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली करियर ऑप्शंस विच यू हैव आफ्टर क्लास 12th, स्पेशली इफ यू हैव टेकन बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बायो क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब आते हैं तो बायो चूज करते हैं, और जब वो बायो चूज करते हैं तो उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मली हमारे दिमाग में बस यही थिंकिंग होती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बायो लिया है दैट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करके डॉक्टर बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। हम जितनी भी करियर फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, इसके पहले हमने मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाया था कि अगर आपने मैथ्स चूज किया है तो आप कैसे मैथ्स चूज करके और कौन कौन से करियर फील्ड्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो आज हम बायो के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगे, जिससे कि आप देखोगे कि अगर आपने कॉमर्स या आर्ट को एज अ करियर ऑप्शन लिया है तो आपके पास क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, किस किस एरिया में आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा करियर ऑप्शन जिसको मैक्सिमम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं इफ दे हैव टेकन बायोलॉजी, दैट इज नीट। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं डॉक्टर। सो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप जिस एग्जाम के लिए आप बैठते हो दैट इज नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, और इसका फॉर्म दिसंबर में आता है। इसके बारे में हम हर कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो नीट का फॉर्म दिसंबर के एंड तक आता है एंड इसका पेपर फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। फर्स्ट वीक ऑफ मई मतलब मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट संडे ऑफ मई में होता है। ओके, टोटल 720 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है एंड इसमें 3 बेसिक पोर्शंस होते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो बायो 360 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का, और इसी तरह फिजिक्स भी 180 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं लाइक एम्स। इस टाइम टोटल इंडिया में 9 एम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया है कि बहुत जल्दी 12 मोर एम्स हमारे कंट्री में खुलेंगे। 355 medical colleges and 125 dental colleges. This include both government as well as private. तो 355 medical colleges जहां से आप MBBS कर सकते हो, और 125 dental colleges पूरे इंडिया में हैं, इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। सो अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें इंडिया में, जो टॉप कॉलेजेस हैं, सो एम्स दिल्ली टॉप का कॉलेज है। उसके बाद AFMC एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उसके बाद है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट इज जिपमर JIPMER जिपमर। पहले जिपमर अपना अलग से एग्जाम कराता था, बट जब से नीट एज अ बॉडी बना है उसने एम्स, जिपमर सबको अपने अंडर में कंक्लूड कर लिया है। इसी तरीके से KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। तो ये कुछ 6 टॉप के कॉलेजेस थे जहां पे अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप अपना एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो 41,388 गवर्नमेंट सीट्स पूरे इंडिया में है। कितना? 41,388 गवर्नमेंट सीट्स। टोटल ये पेपर 720 मार्क्स का होता है, बट इन केस अगर जनरल में आपका कट ऑफ 580 के अंदर आता है, 580 के अंदर मीन्स 720 से 580 के बीच में आता है, तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आपका मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। 580 was the cut off of previous year. कोर्स ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 4.5 years दैट इज 9 सेमेस्टर टोटल ये पूरा कोर्स है, और 1 साल का इंटर्नशिप भी होता है। दिस इंटर्नशिप इज अ पेड इंटर्नशिप, इसमें आपको कुछ सैलरी भी मिलती है
प्लस उसमें आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 साल की आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि आप जितनी भी डिटेल्स है मेडिकल की उनको बाय प्रैक्टिस समझ सको। ओके, फीस स्ट्रक्चर, एम्स की बात करें अगर तो बहुत सरप्राइजिंग बात है, एम्स का फीस स्ट्रक्चर पूरे साल भर का होल ईयर इज लेस देन 2000 से भी कम है। ठीक है, ये हमने अप्रोक्सीमेट बताया है, वरना मैक्सिमम एरियाज का जितने एम्स है, एम्स दिल्ली है या एम्स पटना है, इन सब के फीस 1380 के अराउंड है। हमने 2000 इसलिए ले लिया है बिकॉज और भी बहुत सारे एम्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 के अंडर एम्स की फीस है। लेकिन बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सो बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 30,000 टू 40,000 पर ईयर इनकी फीस है, बहुत ज्यादा कॉस्टली ये नहीं है। बट अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, एक बार आपका एडमिशन हुआ गया तो ऑफकोर्स ही बात है आप डॉक्टर बन ही जाओगे। तो डॉक्टर बन के अगर आप एक MBBS डॉक्टर हो और MBBS डॉक्टर बन के जब आप बाहर निकलते हो और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो या इवन प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हो, अगर नॉर्मल प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 पर मंथ होगी। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हो, दैट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, तो आपकी मिनिमम सैलरी 1 लाख पर मंथ होने के चांसेस हैं। बट अगर आप सर्जन बन जाते हो या अपनी प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिक्स खोल लेते हो, तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी और ज्यादा हो सकती है। जो डॉक्टर्स न्यूरो सर्जन्स होते हैं या कार्डियो सर्जन्स होते हैं, उनकी 1 ऑपरेशन की फीस ऑलमोस्ट 1 लाख से 2 लाख होती है। तो आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर ये आपके ऊपर है कि आप उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो या उसको एज अ सर्विस ट्रीट करते हो या किस फॉर्म में आप उसको लेके जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आप उससे किस तरीके से अर्न कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट मेडिकल, दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ डॉक्टर। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो यू कैन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और हम आपको आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड करियर ऑप्शंस की तरफ। मेडिकल फील्ड के बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड ऑप्शन जो हो सकता है दैट इज बीइंग अ लैब टेक्नीशियन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन की जो मशीन होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अगर किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो वो लिख देता है रिपोर्ट में कि उसको सिटी स्कैन कराने की जरूरत है। वो सिटी स्कैन कराने जाते कहाँ हैं, किसी एक सेंटर पे जहाँ पे उसके मशीन्स अवेलेबल होते हैं। तो उस एरिया में जाके हम अपने ब्रेन की प्रॉपर इमेजिंग कराते हैं। तो वो लोग जो कि उन मशीन्स को रन करते हैं, उन मशीन्स की प्रॉपर वर्किंग को जानते हैं, उसको समझते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट both in government sector, that is in government hospitals as well as in private hospitals. So the next one, that is the second one, is lab technician. So student, if you want to become a lab technician, then you have to give the entrance exam of different colleges. Now एक course है known as DMLT, Diploma in Lab टेक्नीशियन। ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं लाइक BMCRI दैट इज लोकेटेड इन बैंगलोर, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जो कि अमृतसर में है, जयपुर मेडिकल कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेजेस। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे हमने टॉप 4 के नाम बताए और अभी इसके बाद आपके पास स्लाइड भी आएगी तो उसमें भी आप नाम देख सकते हो कि इन कॉलेजेस से अगर आप लैब टेक्नीशियन की कोर्स को, डिप्लोमा को करना चाहते हो तो सिंपली आपको 12th के बाद ही अपने आप को इन कॉलेजेस में एनरोल कराना है। और एनरोल कराने के बाद आपका जो पूरा फील्ड है उसमें आपको एक एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डीपली बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है विद अ वेरी नॉमिनल फीस। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 20,000 to 80,000 पर ईयर। अगर आप किसी प्राइवेट
कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ 80,000 पर ईयर होने के चांसेस है फीस के, बट अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सो इट इज मैक्सिमम 20,000 पर ईयर। और एक बार जब आप इसका डिप्लोमा कर लेते हो, लैब टेक्नीशियन बन के निकलते हो, देन यू कैन बी अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन प्राइवेट क्लिनिक्स एज वेल एज इन मेडिकल लैब्स, जहां पे आप एक रिप्रेजेंटेटिव होगे सॉरी आप एक रिप्रेजेंटेटिव होगे इन लैब टेक्नीशियन, और आप इन मशीन्स को रन करोगे। आप खुद की, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप खुद की अपने एक सेंटर खोल सकते हो जहां पे आप इन सब मशीन्स को रख सकते हो और आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो रिपोर्ट आप अप्लाई करेंगे, जो रिपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर्स मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड करियर ऑप्शन। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सो आपकी सैलरी पैकेज 3 लाख to 4 लाख पर एनम हो सकती है। बट अगर आपने प्राइवेट अपना कोई क्लिनिक खोला है या प्राइवेट अपना आपने कोई सेंटर खोला है तो उसकी इनकम आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप उसका ऐड करोगे, जितना ज्यादा वो लोगों में फेमस होगा, उतना ज्यादा आप उससे अर्न कर सकते हो। ओके, सो ये दोनों फील्ड स्टूडेंट्स हमारे मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड थी। पहली थी डॉक्टर और दूसरी थी लैब टेक्नीशियन। बट अगर आप मेडिकल के फील्ड से हट के कुछ और करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला था हमारा डॉक्टर, पहला की जो चॉइस थी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वो था डॉक्टर। बट लास्ट तक पहुंचते पहुंचते लास्ट में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हम आपको बताएंगे विच इज रिलेटेड टू योर बायोलॉजी ओनली। आपको अपनी बायो की फील्ड भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और आपको एक ऑफिसर लेवल की जॉब मिलेगी। ओके, तो वो क्या होगी उसका वेट करिएगा, बिल्कुल भी वीडियो कहीं मत छोड़ के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज अपने उन फ्रेंड्स को जो 10th के बाद कंफ्यूज हैं कि वो क्या क्या फील्ड्स ले सकते हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को भी, और मैथ्स वाली वीडियो जो इसके पहले हमने पोस्ट की थी उसे भी, और आप खुद भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि बाद में और भी बहुत सारी मोटिवेशनल एंड आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो वीडियोस आएंगी वो आपको मिल सके ऑन टाइम और आप उनसे अपना बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड करियर ऑप्शन की तरफ। थर्ड जो करियर ऑप्शन है हमारा, दैट इज अ फार्मेकोलॉजिस्ट। नाउ व्हाट इज अ फार्मेकोलॉजिस्ट? सो ऐसा पर्सन जो कि दवाइयों के बारे में पढ़ता हो, मेडिसिन के बारे में पढ़ता हो, या मेडिसिन को प्रिपेयर करता हो, या इवन मेडिसिन को सेल करे, ये सारे कैटेगरीज यानी मेडिसिन की पढ़ाई। ओके, दवाइयों के कंपोनेंट्स, दवाइयों को कैसे प्रिपेयर किया जाए या दवाइयों को कैसे सेल करें, ये सारी चीजें आती हैं आपकी फार्मेकोलॉजिस्ट में। ओके, सो इसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है दैट इज UPSEE, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है ये कई तरीके के कोर्सेस प्रोवाइड कराता है और उसमें से एक बहुत फेमस कोर्स है दैट इज बी फार्मा। ओके, बैचलर इन फार्मेसी। इसका पेपर बेसिकली मई एंड में होता है और UPSEE बहुत सारे एग्जाम्स, हमने पहले बताया बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, उनमें से एक है बी फार्मा। टोटल मार्क्स की बात करें सो 600 मार्क्स का पेपर होता है और कट ऑफ 150 से 200 के बीच में जाती है जनरल की। अगर कॉलेजेस की बात करें सो फार्मेसी कॉलेज जो कि सैफई में है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, क्रिश्चियन स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रयागराज में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में। ये कुछ टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जहां से आप बी फार्मा के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ड्यूरेशन 4 साल का कोर्स है यानी कि 8 सेमेस्टर्स हो गए और फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो 15,000 पर ईयर से लेकर, अगर आप प्राइवेट में करते हो तो 1,20,000 पर ईयर तक इसकी फीस हो सकती है।
करियर ऑप्शंस, सबसे अच्छा करियर ऑप्शन कि आप कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो जो कि मेडिसिन प्रिपेयर करती हैं और उनके बारे में स्टडी कर सकते हो और मेडिसिन के प्रिपरेशन में अपना योगदान दे सकते हो। और जो दूसरी चीज है दैट इज, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो तो आप एक मेडिसिन की शॉप भी खोल सकते हो। जब आप इसका साइज देखोगे स्टूडेंट, तो इसमें हमने कोई पर्टिकुलर सैलरी मेंशन नहीं की है। सैलरी हमने इसलिए मेंशन नहीं की है बिकॉज अगर किसी आप मेडिसिन की कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 35,000 होती है और जैसे जैसे आप हाई पोजीशन पे जाते हो वो इंक्रीमेंट होता रहता है। बट अगर आप किसी मेडिसिन शॉप में थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके और अगर आप कोई मेडिसिन की शॉप खोल लेते हो तो उससे बेस्ट समझ लो कुछ नहीं है। बिकॉज अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा मार्जिन दो जगह है। फर्स्ट इज इन मेडिसिन एंड सेकेंड इज इन कॉस्मेटिक्स। इन दो चीजों में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। मार्जिन इन द सेंस की एमआरपी और वो प्राइस जिसपे की शॉपकीपर खरीद रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेडिसिन है उसको खरीदने जाते हो और वो 50 रुपीज की है, तो आप ये मान के चलो कि उस शॉपकीपर ने उसे 25 से 30 रुपीज के बीच में खरीदा होगा। यानी समझिए सीधा सीधा एक मेडिसिन के पैकेट पे आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है और ये सिर्फ 50 रुपीज की मेडिसिन। वो मेडिसिन जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो जो मेडिसिन यूज करते हैं वो 2000, 3000, 5000 की एक एक मेडिसिन जाती है, लेकिन वहीं उनका मार्केट प्राइस मैक्सिमम 500 से 1000 तक होता है। तो आप मार्जिन देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लार्ज अमाउंट में आप मेडिसिन रखते हो और उसके अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा आप सेल करते हो, उस तरीके से आपका प्रॉफिट होता है। वरना अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 35,000 इज द स्टार्टिंग पैकेज व्हेन यू जॉइन अ मेडिसिन इंडस्ट्री। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बी फार्मा, दैट इज फार्मेकोलॉजिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ। The next and the fourth career option is being a ecologist. ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको ट्रैवल करना पसंद है, जिनको अपना फ्लोरा अपना फौना पसंद है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। अपनी इकोसिस्टम अपनी इकोलॉजी से प्यार है, दैट मीन्स नेचर का लव है। उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है बिकॉज आप ट्रैवल भी करोगे, आप इंडिया में आप वर्ल्ड में घूम के वहां के फ्लोरा एंड फौना को कलेक्ट करोगे, उनके बारे में पढ़ोगे और उनके बारे में अपने व्यूअर्स को बताओगे भी, और आपको एक ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी, प्लस आपको पेमेंट तो मिल ही रही है। ओके, सो बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, दैट इज मास्टर्स डिग्री इन इकोलॉजी। ना मास्टर्स डिग्री अटेन करने से पहले आपको बैचलर्स डिग्री अटेन करनी पड़ती है, बीएससी इन साइंस। वो आप किसी कॉलेज से कर सकते हो, उसके लिए पर्टिकुलरली आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता नहीं है, नॉर्मली आपको बीएससी करना है। उसके बाद जब आप एमएससी करो, दैट इज मास्टर्स डिग्री करो, तो मास्टर इन इकोलॉजी आपको करना है। कुछ टॉप के कॉलेजेस जहां से आप मास्टर डिग्री ऑब्टेन कर सकते हो, दैट इज जेएनयू दिल्ली, फर्गुसन कॉलेज इन पुणे, बीएचयू वाराणसी, भारतीय विद्यापीठ विच इज इन पुणे एंड अमिटी यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। सो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनमें से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप ट्राई करते हो तो 15,000 इज द मिनिमम फीस, और अगर आप अमिटी या किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो सो इट विल बी 1.5 लाख पर ईयर। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है। कोर्स ड्यूरेशन सारे एमएससी जितने भी मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज के, स्पेशली मास्टर्स इन साइंस होता है, वो 2 साल का होता है। सो अगर आप बीएससी को भी इंक्लूड कर लो तो टोटल 5 इयर्स, 3 + 2 = 5, एंड अगर सिर्फ एमएससी को कंक्लूड करो तो 2 इयर्स का ये होता है। जॉब एरिया, you will be considered as a environmental scientist, and environmental scientist, being an environmental scientist, you will have to travel a lot, you'll have to go deep inside the sea also to see the flora and fauna and to collect them. You may have to go to desert
एनी प्लेस जहां आप सोच सकते हो जहां फ्लोरा एंड फौना पॉसिबल है, वहां पे आपको भेजा जा सकता है उनके कलेक्शन के लिए, उनके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए और उनके बारे में न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। जितने भी आप नैट जियो पे या डिस्कवरी चैनल्स पे या बीबीसी अर्थ के ऊपर ये सारे लोगों को देखते हो जो कि फ्लोरा फौना के बारे में चीजें डिस्कस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और जिनके शोज होते हैं, वो सब मैक्सिमम ऑफ देम आर एमएससी इन इकोलॉजिस्ट। ओके, सो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। सैलरी आपकी मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम 10 लाख पर एनम हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्लोरा या फौना के ऊपर रिसर्च कर लेते हो तो वो और ज्यादा अच्छी हो सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। वो आपके ऊपर है पूरी तरीके से कि आप किस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो। ओके, सो दिस वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर ऑल दोज पीपल हु लव टू ट्रैवल एंड हु लव देयर इकोलॉजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन। The fifth career option is being a agriculturist. Now what is agriculturist? So a person who studies about agriculture, ऐसा person जो कि agriculture के बारे में पढ़े या उसके बारे में thesis करे, that is a agriculturist. So इसके लिए आपको एक एग्जाम, गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, that is ICAR AIEEA. Okay, this is a whole exam जिसको गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है बेसिकली। और ये एग्जाम जून के मंथ में कंडक्ट होता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो बिकॉज जून के मंथ में ही, लेकिन फॉर्म इसका निकल चुका है, आगे के लिए आप फ्यूचर के लिए अपने सोच सकते हो इसके बारे में। सो जून के मंथ में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। सो सबसे पहले इसका जो पाथ है, यानी कि इसके बारे में एक एग्रीकल्चरिस्ट आप कैसे बनोगे, एग्रीकल्चर में अपने आप को कैसे प्रोफेशनल करोगे। सो बीएससी सबसे पहले आपको 4 इयर्स की करनी पड़ती है, देन एमएससी ऑफ 2 इयर्स। एग्रीकल्चर के बारे में डीप में पढ़ना है, इसीलिए 1 साल एक्स्ट्रा होता है। नॉर्मली बीएससी 3 साल की होती है, बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 4 इयर्स की हो जाती है। बेस्ट कॉलेजेस इज पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी विच इज इन लुधियाना, शियाट्स प्रयागराज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर एंड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। These are some of the best colleges from where you can study agriculture. इसकी एवरेज फीस 35,000 पर ईयर होती है, बहुत ज्यादा नहीं है, 20,000 से 35,000 पर ईयर तक एवरेज फीस होती है। पोस्ट की बात करें, सो यू कैन बिकम अ एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, और आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हो जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वहां पे भी आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। या सीड्स की हाइब्रिड को अच्छा बनाना, सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उन सब में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज काफी अच्छा है इसका, अगर आप अच्छे से वर्क करो। सो हाई की बात करें, मिनिमम 25 to 35,000 होती है, लेकिन अगर बहुत अच्छे आप पोस्ट पे पहुंच जाते हो, एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन जाते हो, सो 3 to 4 लाख पर मंथ तक सैलरी इसकी पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये थी सैलरी पैकेज की बात। आगे अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने 6th करियर ऑप्शन को और उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हमारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी न्यू फील्ड है बायोलॉजी की, जो कि लगातार आगे आ रही है, जिसमें कि हम जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर वर्क करते हैं। किसी भी एनिमल की स्पीशीज को किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा अलॉय। अलॉय इज व्हाट? जब हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो अलॉय का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से बहुत सारे जीन के अलग अलग पीसेस को या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि न्यू हैं, उनको अगर हम किसी प्लांट या एनिमल के अंदर इंसर्ट करके न्यू तरीके के प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों ने पहले के टाइम के टमेटोज को देखे होंगे जिसकी स्किन काफी थिन हुआ करती थी,
देसी टमाटर जिसे बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में, तो उसको अगर आप किसी को हिट करो तो वो तुरंत ब्लास्ट कर जाता, तुरंत फट जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो टोमेटोज आते हैं उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, पोटैटो के जीन को निकाल के और उसको टोमेटो के जीन के साथ मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने से अब जो हमें टोमेटोज मिलते हैं दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी इन द सेंस कि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ज्यादा टाइम तक आप उसे घर में रख सकते हो। वरना पहले के टाइम में क्या होता था कि टमाटर ग्रो हुए, फार्मर्स ने उसको प्लांट से तोड़ा और जब तक वो मार्केट में आके हमारे घरों तक आते थे तब तक वो खराब हो चुके होते, ठीक है। तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये किया गया और उससे साइज भी उसके इंक्रीज हुए। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एग्जाम हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा इफ वी वांट टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। सो द एग्जाम इज यूपीएसईई। इसके पहले हमने यूपीएसईई की बात की थी बी फार्मा में, तो वही एग्जाम यहाँ पे भी है यूपीएसईई। कोर्स बीएससी एंड बीटेक, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको बायोटेक्नोलॉजी का, जिसे मैथ्स के बच्चे भी कर सकते हैं और बायो के बच्चे भी कर सकते हैं। अगर कोई बायो का स्टूडेंट इसे यूज करता है, इसे अप्लाई करता है, तो दैट वुड बी अ बीएससी, और अगर मैथ्स का स्टूडेंट अप्लाई करता है तो दैट वुड बी बीटेक, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। टोटल मार्क्स 600 मार्क्स का पेपर होता है, बिल्कुल जैसे हमने बी फार्मा में देखा था। कोर्स ड्यूरेशन अगर आप बीएससी से कर रहे हो तो 3 इयर्स का और बीटेक कर रहे हो तो 4 इयर्स का। चीजें वही रहती हैं, बट बीएससी में पर ईयर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं और बीटेक में पर ईयर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स कम होते हैं, इसलिए 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो जितने भी आईआईटीज हैं सब बायोटेक्नोलॉजी से आपको बीटेक करवाते हैं। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी विच इज इन लखनऊ, एंड एमिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेल्लोर। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी और बीटेक कर सकते हो। बात करें फीस स्ट्रक्चर की, सो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप बीएससी कर रहे हो then it would be minimum as 15,000 per year, but अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो so 1.5 lakhs per year तक इसकी फीस स्ट्रक्चर जाती है। अगर आप इस कोर्स को पूरी कंप्लीटली 3-4 साल में फिनिश कर लेते हो, बीएससी इन 3 years एंड बीटेक इन 4 years कंप्लीट करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग रिसर्च लैब्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आजकल बहुत लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है ऐसे साइंटिस्ट की जो कि इस फील्ड में एंटर करके और न्यू टाइप की स्पीशीज इवन ह्यूमन पे भी टेस्ट किया जा रहा है। आप आजकल देख रहे हो कि कोरोना वायरस जो लगातार पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ पैंडेमिक, तो इसके लिए भी जो डिस्कवर की जा रही है वैक्सीन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इस वायरस के स्ट्रैंड्स को, उसके डीएनए को ऑब्टेन करके और उसको किल करने के लिए किस तरीके का डीएनए होना चाहिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये सब किस में आता है, दिस ऑल कम्स इन बायोटेक्नोलॉजी। सैलरी पैकेज की बात करें, मिनिमम कम से कम सैलरी 3 lakhs पर ईयर और मैक्सिमम 7 to 8 lakhs पर ईयर सैलरी पैकेज होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 7th करियर ऑप्शन पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि लास्ट में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हम आपको बताएंगे जो कि बिल्कुल एक ऑफिसर लेवल करियर ऑप्शन के इक्विवेलेंट होगा। सो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन आपका आगे वेट कर रहा है। तो चलिए, सो स्टूडेंट 7th करियर ऑप्शन है हमारा रिसर्च वर्क। नाउ सी, साइंस या अगर हम बात करें बेसिकली बायो की, तो ओवरऑल साइंस में अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च करने के लिए बची हुई हैं और एक्चुअली ये कभी खत्म भी नहीं होंगी, बिकॉज साइंस या बायो की कहें हम तो बहुत कुछ है इसमें जिसको हम इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं।
और अगर आप भी चाहते हो कि आप कुछ सर्च करो या आपको नोबेल प्राइज मिले और आप एक साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को इन फ्यूचर देखो, तो आपको जो एग्जाम देना है दैट इज CSIR, विच इज बेसिकली नेट एंड JRF. सो CSIR में एक लेवल ऑफ पेपर होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है, और अगर आपके हाई मार्क्स होते हैं देन यू आर क्वालिफाइड. जो कट ऑफ आता है बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग आपके हाई मार्क्स अगर होते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज JRF वो आपको मिल जाती है और आप रिसर्च करने के लिए, आप PhD करने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो. बट अगर आपको नेट की आपको कम मार्क्स मिलते हैं और आपका नेट में सिलेक्शन होता है, उस कंडीशन में यू आर एलिजिबल टू बिकम अ प्रोफेसर. प्रोफेसर में क्या होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट करियर ऑप्शन दैट इज 8th वन, वो हमारा वही है, प्रोफेसर है. सो इसका पाथ, इसका रास्ता अगर हम देखें, नॉर्मल BSc जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहो वो आप कर सकते हो. देन विल मूव टू MSc एंड आफ्टर दैट MSc करने के बाद आप ये एग्जाम देते हो दैट इज CSIR, और उसमें क्वालिफाई होने के बाद आप PhD कर सकते हैं. 3 years का बेसिकली PhD का कोर्स होता है. बट क्योंकि ये एक रिसर्च वर्क है तो कभी कभी ये कोर्स एक्सटेंड भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर. अगर आपने टॉपिक छोटा सेलेक्ट किया है तो हो सकता है आपका रिसर्च वर्क 3 साल में कंप्लीट हो जाए. लेकिन अगर आपका टॉपिक थोड़ा वाइड है, डिस्क्रिप्टिव है, तो कभी कभी ये रिसर्च वर्क 5 years तक भी जाता है. जितना ज्यादा आप उसके ऊपर थीसिस करेंगे उतना टाइम लगेगा. ओके, सो गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां से आप PhD कर सकते हैं दैट इज IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, बिट्स पिलानी, बनस्थली विद्यापीठ एंड मैंगलोर यूनिवर्सिटी. दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ द कॉलेजेस. बट ये लिमिट इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे हमने टॉप 5 के डिस्कस किए हैं. कोई एज लिमिट नहीं है PhD करने के लिए. आप MSc के बाद कभी भी और कितने टाइम बाद भी PhD कर सकते हैं. फीस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं तो 10,000 पर ईयर, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं तो 4 lakhs पर एनम तक आपकी फीस जा सकती है. जब आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है दैट इज 25,000 to 35,000. 25,000 इज द मिनिमम वन एंड 35,000 इज द मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो आपको मिलता है so that you can do your research. अपने रिसर्च के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, अपने रिसर्च के बुक्स एंड मटेरियल खरीदने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, इस मनी को यूज कर सकते हो. ओके, रिसर्च करने के बाद वो आप पे डिपेंड है आप उससे क्या करना चाहते हो. इफ यू वांट यू मे बिकम अ प्रोफेसर एंड इफ यू वांट यू मे बिकम अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनने के बाद बहुत सारे लैब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं जहां जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो. इवन DRDO, NASA, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहां पे साइंटिस्ट की जरूरत होती है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, सो उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है. आफ्टर क्वालिफाइंग योर PhD और आफ्टर क्वालिफाइंग योर नेट, यू कैन इजिली गिव द इंटरनल एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं जिनमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. आप इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है एंड आफ्टर दैट यू गेट क्वालिफाइड, यू आर एप्लीकेबल टू बिकम अ प्रोफेसर. ओके, तो बात करते हैं अगर प्रोफेसर की, तो CSIR हमने ऑलरेडी बता दिया कि नेट क्वालिफाई करके आप सीधे फिल कर सकते हो, या PhD करने के बाद भी आप एक प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. इंटरनल और एक इंटरनल एग्जाम और एक इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ता है. मिनिमम सैलरी पैकेज विच इज ऑफ अ प्रोफेसर दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर. जब आप एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं देन यू हैव द पोस्ट ऑफ अ असिस्टेंट प्रोफेसर. सो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है 60,000 पर मंथ, और मैक्सिमम लेवल तक अगर हम जाते हैं दैट मीन्स अगर आप HOD बन जाते हो या प्रिंसिपल पोजीशन तक भी जा सकते हो, दैट इज 4 lakhs पर मंथ. एक और करियर ऑप्शन जो एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर एज वेल एज एक टीचर के पास भी होती है,
इसे हम अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे, बट हम इसे एज अ साइड करियर ऑप्शन भी रख सकते हैं। इसे हम मेन करियर ऑप्शन में इसलिए नहीं रख रहे हैं बिकॉज इसमें आपको एक हाई पैकेज ऑफ सैलरी ऑब्टेन करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल एंड मेहनत करना पड़ता है, दैट इज बुक राइटिंग। सो एक रिसर्चर, एक टीचर या एक प्रोफेसर बुक राइटिंग के फील्ड में भी जा सकता है। उसने जो भी नॉलेज अपने पढ़ाई से एक्सपीरियंस की है उसको वो एक बुक के फॉर्म में कंपाइल कर सकता है, और अगर उसकी बुक अच्छी होती है सो द स्टूडेंट्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विल बाय देम, उनको खरीदेंगे, और जितनी ज्यादा उनकी बुक सेल होती है उतनी ज्यादा सैलरी उससे वो इनकम उससे वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि बहुत फेमस पब्लिशर्स हैं, ठीक है, RS अग्रवाल हो गए, या बायो की बुक्स जो NCERT जिनको लिखते हैं, ठीक है, NCERT का जो फॉर्मेशन करता है, या रमेश गुप्ता, MP कौशिक, ये सब खुद में ही एक टैग है। who were earlier big scientists, जो कि पहले बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर भी थे, फाइनली वो बुक राइटिंग की फील्ड में एंटर किए और उसमें काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए, काफी ज्यादा फेमस हुए, और सक्सेसफुल होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बुक राइटिंग को दे दी। सो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि आपकी बुक कितनी ज्यादा सेल होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपने आप को या तो रिसर्च फील्ड में या तो प्रोफेसर या तो टीचिंग की लाइन में इन्वॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बुक राइटिंग को एज अ साइड ऑप्शन रखिए। अगर आप देख रहे हो कि बुक राइटिंग में आप गुड हो, आपकी बुक राइटिंग के बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं, देन यू कैन फाइनली कंट्रीब्यूट योरसेल्फ टू बुक राइटिंग। ओके, सो दिस वाज 2 career put together. The first one was researcher, that is was the 7th one, sorry. 7th one was researcher and 8th one is the professor. Now we shall move to the next career option, that is the 9th career option. The 9th career option is becoming a teacher. Professor and teacher both are involved in the teaching activity, but दोनों में difference क्या है? That professor teaches in universities or in degree colleges, whereas a teacher teaches at the school level. So यहाँ पे अगर आप स्कूल लेवल पे टीचिंग करना चाहते हो, यहाँ पे भी सैलरी पैकेज बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज होती है, जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। So अगर आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हो, then you have to qualify CTET एग्जाम, जो कि क्लास 8 तक के लिए होता है। 8 तक में अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो आपको CTET एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप 9th-10th लेवल में टीचिंग करना चाहते हो then you have to qualify TGT examination, whereas if you want to teach 11th and 12th students then you need to qualify PGT examination. कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बेसिकली 4 इयर्स का होता है। अगर हम BSc और BEd मीन्स बैचलर इन एजुकेशन, जो कि आपका टीचिंग लाइन का मेन डिग्री है, इन दोनों को अगर एक साथ हम मिला दें तो दैट इज 4 इयर्स, बट BEd itself is of 2 years. टोटल कट ऑफ टोटल मार्क्स का जो पेपर आता है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, 150 मतलब 2 पेपर होते हैं 150 करके, सो टोटल 300 हो गया। कट ऑफ जो जाता है उसका 90 मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, दैट इज 90 आउट ऑफ 150 एंड 90 आउट ऑफ 150। तो अगर आपका 90 मार्क्स से अबव है तो ये मान के चलिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आप BEd करने के लिए एप्लीकेबल हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि हमारे कंट्री में है, जहां से आप BEd करना चाहते हो या कर सकते हो, दैट इज आगरा पब्लिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, इजाबेल थॉर्नबर्ग कॉलेज, RKG एजुकेशनल कॉलेज, बोनवाल स्कूल ऑफ एजुकेशन, एंड द 5th वन इज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। सो ये कुछ कॉलेजेस थे। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। फीस की बात करें तो 1 लाख इज द मिनिमम फीस टू 5 लाख इज द मैक्सिमम वन। दैट मीन्स कि अगर आप गवर्नमेंट से BEd कंप्लीट करते हो तो 1 लाख पर ईयर आपकी फीस होगी, और अगर आप प्राइवेट एरिया से कंप्लीट करते हो तो 3 लाख तक ये फीस जा सकती है। बट when you get appointed as a government teacher, so basic देखिए बात क्या है, that is कि आपको पहले BEd करना होगा,
बीएड करने के बाद जब आपका बीएड 2 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा तब आप सीटेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई हो जाते हो। इस कोर्स को, इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस एग्जाम में, उसका डायरेक्टली आपकी अपॉइंटमेंट एज अ टीचर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकती है। नाउ एक चीज जो बच्चों के दिमाग में, आजकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में भरी हुई है, दैट इज कि अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में एज, या गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिकली अगर हम कहें एज अ टीचर अपॉइंटेड होते हैं तो बिल्कुल वही वाला इन्वायरमेंट होगा, गांव वाला इन्वायरमेंट होगा और रूरल एरिया के गरीब बच्चे आएंगे, नाक बहती होगी और बहुत ज्यादा पूरा रबिश एरिया फैला होगा। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक केंद्रीय विद्यालय केवीएस, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स, ये सारे स्कूल्स गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और ये शहरों में होते हैं और इनका वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सराउंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो विद अ गुड सैलरी पैकेज एंड विद अ गुड एनवायरनमेंट आप इनमें एंटर कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको रूरल एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने आप को इनरोल करा के और आप उन बच्चों का भला भी कर सकते हो, प्लस एक बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी आप अटेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम वो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आप बीइंग अ बायो स्टूडेंट दे सकते हैं, या कह सकते हैं हम ओवरऑल हर तरीके के बच्चे इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने लास्ट, और इसको हमने 1 to 10 में नहीं रखा, 10th में हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जाएंगे। लास्ट उसको हमने आउट ऑफ द लीग रखा है बिकॉज ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है। कौन सा है देखते हैं। ओके, तो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है, दैट इज द 10th वन, जिसको आप बीइंग अ बायो स्टूडेंट और बीइंग एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हो। सो इनके नाम हम बस देख लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट एग्जाम। सो रेलवे में लोको पायलट, रेलवे क्लर्क एंड रेलवे कांस्टेबल। एसएससी CHSL एग्जाम जिसमें आप क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूपीएससी जिसमें आप इंडियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पीएससी दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर बात करें हम इंश्योरेंस से रिलेटेड, सो LIC, NIACL एंड बैंक्स। तो ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स थे जिनको आप इजीली फिल कर सकते हो इफ यू आर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट। जरूर नहीं अगर आप बायो के हो तभी आप इसको फिल कर सकते हो, किसी भी ब्रांच के अगर आप हो तो इन एग्जाम्स को फिल आप कर सकते हो। ओके, अब आते हैं अपने टॉप रिवील की तरफ, दैट इज द मोस्ट अवेटिंग एग्जाम। So our most awaited exam, that was IFS, Indian Forest Services. Now ये जो एग्जाम है ये बिल्कुल IAS लेवल के इक्विवेलेंट का एग्जाम है आपका, और इसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके पर्पस के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम, UPSC। एलिजिबिलिटी दैट मीन्स BSc और BTech इन एनी फील्ड बेसिकली, क्योंकि हम बायो के बारे में बात करें तो BSc इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के किसी भी फील्ड से, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी या बी फार्मा और एग्रीकल्चर जो भी हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किए, इवन इकोलॉजी, इन सब में से किसी भी फील्ड में अगर आपने BSc की डिग्री ऑब्टेन की है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। स्टेजेस, इसके 3 स्टेजेस हैं जैसा कि IAS एग्जाम में भी होता है। प्री जो कि अक्टूबर में होता है, प्री अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन मेंस जो कि फेब में होता है, एंड इंटरव्यू जो कि अप्रैल के टाइम में कंडक्ट होता है। मोड इज ऑफलाइन मोड होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 6, यानी कि टोटल आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम इज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम इज 32 इयर्स। बट
इसकी एक डिसएडवांटेज है, बट ये एज सच डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सोचते हो तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। पूरे इंडिया में ओनली 90 सीट्स आर देयर, और अगर आपने अपने आप को फोकस कर लिया तो ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है आपके लिए। प्री एग्जामिनेशन की बात करें, 2 पेपर होता है, पहला जनरल नॉलेज का, दूसरा जनरल स्टडीज का। जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का, जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज 200 मार्क्स का और जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का। सो टोटल कितना हो गया 400 मार्क्स, और कितने देर में सॉल्व करना है 2 आवर्स में। इसके बाद आता है मेंस। सो मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। नाउ प्री इज व्हाट? प्री इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेवल, बट मेंस इज सब्जेक्टिव लेवल। सब्जेक्ट मतलब उसमें थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। सो इंग्लिश विच इज ऑफ 300 मार्क्स, जनरल नॉलेज अगेन 300 मार्क्स, और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट क्या है वो अभी हम बताएंगे, और आपके सामने जो स्लाइड आएगी तो उसमें भी आप देख लोगे। सो 400 मार्क्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसी तरीके से 400 के 2, टोटल हो गया 800। सो अगर हम मेंस का पूरा मार्क्स देखें, सो 1400 मार्क्स का पूरा मेंस का पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर हो तो वो एग्रीकल्चर में आ जाएगा, और बीटेक इन एग्रीकल्चर हो तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी। सो अगर आप बीएससी इन बायो हो नॉर्मल, तो उसमें बेस्ट होगा आपके पास ऑप्शन कि आप बॉटनी और जियोलॉजी ले लो। पूरा आपका बायो का सब्जेक्ट है, और आप इजीली, क्योंकि आप पढ़ते भी हो अपने बीएससी में, तो इसको कर सकते हो। प्राइस फॉर्म का बहुत नॉमिनल होता है, लेस देन 1000, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, सो वेरी नॉमिनल। देन पोस्ट की अगर हम बात करें तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू आईएएस। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको सुनने में बहुत कम लगेगी, लेकिन इसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस सब के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सैलरी आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है। सैलरी दैट इज 60,000 पर मंथ। इसके साथ आपको 4 व्हीलर एक व्हीकल मिलती है, फ्री फूड, फ्री लॉजिंग, मतलब आपको घर भी मिलता है, एंड सर्वेंट्स, इवन गार्ड, स्वीपर्स, कुक, ये सब आपको अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको कभी कभी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा मनी भी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ पे, एक्स्ट्रा पे स्केल, और उन सारी चीजों से ही आप अपने मैक्सिमम खर्चों को कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको इस सैलरी को टच करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप स्मार्ट एंड हार्ड वर्क करके, सिर्फ मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, और अगर आप अपने टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि टाइम को सेव करने मतलब यहाँ पे कोई 3 साल 4 साल का आपको कोर्स नहीं करना, वो आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई करते हो या 6th अटेम्प्ट तक लेके जाते हो। सो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा इस पे फोकस करोगे, उतने जल्दी, बिकॉज इसमें कहीं कोई कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज जाना है, आपको फीस पे करनी है और फिर उसके बाद आपकी जॉब लगनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे बीएससी के बाद आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए, एक आईएफएस ऑफिसर बनिए, और इतने सारे बेनिफिट्स का जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है उसका फायदा लीजिए। इसका सबसे अच्छा एक एडवांटेज ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिसर लेवल की एक जॉब भी प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, और आप जिस सराउंडिंग में रहोगे वो सराउंडिंग भी काफी ज्यादा ग्रीनरी से भरपूर होती है। कई बार किसी एक ऐसे जंगल के एरिया में आपका घर होता है, बहुत ज्यादा, जहाँ का फ्लोरा एंड फौना रिच होता है, जो कि बिल्कुल आपको नेचर के पास प्रोवाइडेड होता है। बहुत ज्यादा आपको शांति, शहर से बिल्कुल दूर, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर आपको घर मिलेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे प्लेजर फॉर्म में जी सकते हैं। ओके, सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 10
career options including IFS also. So अगर आपने बायो लिया है that doesn't mean कि सिर्फ आपके पास as a medical या नीट एक करियर ऑप्शन है. इतने सारे करियर ऑप्शन है जिसमें से बहुत सारे करियर ऑप्शन काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे, लाइक इकोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड IFS वन. सो इनमें से अगर किसी को भी आप चूज करते हो, इवन नीट को भी आप चूज करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अर्निंग के साथ एक एंजॉयमेंट भी गेन कर सकते हो. सो बहुत ही जल्दी हमारा वीडियो रिलेटेड टू कॉमर्स एंड आर्ट्स भी आने वाला है. सो अभी तक हम लोगों ने मैथ्स और साइंस की फील्ड को, मैथ्स एंड बायो की फील्ड को बेसिकली डिस्कस किया. फर्दर वीडियोस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि आपको डीपली बताएंगे कॉमर्स एंड आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड्स के बारे में. ओके, सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर टुडे. मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.